नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल और महाजनपद काल का जन्म क्यों हुआ, इनका उत्पत्ति क्यों हुआ, इसके बारे में एक टाइमलाइन से हम समझते हैं। पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक कैसा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था, डेवलप्ड सभ्यता था, ट्रेड करता था और पशुपालन भी करता था। एग्रीकल्चर प्रधान सभ्यता था। लेकिन धीरे-धीरे उत्तर जब हड़प्पा काल आया, उस समय लोग गाँव की ओर, विलेज की ओर ट्रांसफ़र होने लगे। तो विलेज की ओर ट्रांसफ़र होने के लिए उसमें बहुत परिवर्तन होता है। क्या-क्या परिवर्तन होता है? तो मान लीजिए कि उनका रहने का जो नगरीय स्टाइल था, ये अब ग्रामीण स्टाइल होने वाला था। तो ग्रामीण स्टाइल होने के लिए एक अलग से सभ्यता की ज़रूरत पड़ेगी, अलग से रूल और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आया वैदिक काल। वैदिक काल को हम 2 कालखंड में समझते हैं। एक ऋग्वैदिक काल, एक हुआ उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो जानकारी का स्रोत था वे ऋग्वेद था। बाद बाकी उत्तर वैदिक काल में बाद बाकी तीनों जो वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से जो जानकारी मिली, उन्हें हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का जो कुछ-कुछ जो अंश था, ये हड़प्पा सभ्यता से मैच करता रहेगा और ये उत्तर वैदिक काल का मैच महाजनपद काल से करता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि आदमी यहाँ पे प्रवास कर रहा है धीरे-धीरे, तो धीरे-धीरे ना परिवर्तन होगा। और उत्तर वैदिक काल में जो इसका बेस बन रहा था महाजनपद काल का, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आयरन मिलना शुरू हो गया। तो जो महाजनपद काल था, उसका जन्म होने का सबसे मेन जो मुद्दा रहा है, मेन जो कारण रहा है, मेन जो फैक्ट रहा है, ये रहा है आयरन का होना। आइए समझते हैं। जनपद से क्या हुआ? शुरुआत। जनपद से शुरुआत किसके तरफ? महाजनपद की तरफ। पहले कैसे-कैसे जनपद थे? तो एकदम छोटे-छोटे जनपद हुआ करते थे। जब ये लोग एक निश्चित भूमि पर बस गए, परमानेंट सेटलमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, तो महाजनपद की तरफ बढ़ गए। जैसे कि उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कुरु हो गया, पंचाल हो गया और ये कौशल हो गया, ये सब महाजनपद की ओर बढ़ गए थे। इसके बाद राज्य का निर्माण हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे देख ही लीजिए कि मगध मगध जैसे विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है? और आगे चल करके ये मगध साम्राज्य बना। महाजनपद काल दूसरा नगरीकरण का शुरुआत है, प्रारंभ है, ठीक है? कि गाँव के लोग अब जो गाँव में रहते थे, ये लोग अब शहर में जाने लगे। नगर अब धीरे-धीरे फिर से डेवलपमेंट होने लगा है। व्यापार बढ़ा है, बाज़ार बने हैं और शहर क्या हो गया है? एकदम विकसित होने लगे हैं। लोहा व कृषि, समझ ही रहे हैं कि लोहा का जब ये आगमन हुआ, उसके बाद इस कृषि पर तो इफ़ेक्ट पड़ना ही पड़ना है। इसके स लोहा के औजार बनाए। औजार क्या बनाए? जैसे कि जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, जिसे हमारे भाषा में टेंगारी भी कहते हैं, ठीक है? तो इन्हें ये सब से क्या हुआ कि जंगल को काट दिया गया और इससे खेती जो हाई लेवल पर थोड़ा-थोड़ा होता था, वो बहुत विस्तृत स्तर पर खेती होने लगी और इससे क्या हो गया? उत्पादन काफ़ी बढ़ गया था। उत्पादन बढ़ेगा तो समझ ही रहे हैं कि जनसंख्या भी उसका पैरेलल चलेगी। आहत सिक्के मतलब क्या? पंच मार्क सिक्का का प्रयोग होगा, तो ट्रेड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर जाएगा। व्यापार क्या हो जाएगा? एकदम ईज़ी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। गणराज्य गणराज्य कुछ क्षेत्रों में राजा नहीं था। मान लीजिए कि राजा नहीं था, उस क्षेत्र का नाम क्या है? जैसे कि वज्जी हो गया और मल्ल, इस क्षेत्र में राजा नहीं था, तो यहाँ पे गणराज्य मतलब कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन चलाया जाता था। अब देखिए मगध का उदय। मगध उस समय के तात्कालीन सबसे शक्तिशाली जो राज्य था, वो कौन था? मगध था। इसका कारण शक्तिशाली होने का क्या कारण था? तो लोहे, आयरन की उपस्थिति, उपजाऊ भूमि और गंगा नदी के किनारे हैं, तो उपजाऊ भूमि तो होना ही है और इनका मजबूती इसका सबसे बड़ा फैक्ट था कि गंगा नदी की भूमि में ये सबसे जैसे कि लोहा हो गया, गंगा नदी के किनारे हो गया, तो ये सब मजबूत अर्थव्यवस्था देने का काम कर रहा था। नेक्स्ट, महाजनपद काल क्यों महत्वपूर्ण है? तो छोटे-छोटे अब जनपद में बदलने लगे थे और इसके बाद क्या बन गए? राज्य में बदलने लगे। आर्थिक मोड़ गंगा घाटी में कृषि,
व्यापार और सिक्कों का विकास हुआ और परमानेंट सेटलमेंट भी हो गया। आर्थिक मोड़, जैन, बौद्ध और आजीवक जैसे श्रमण, श्रमण मतलब क्या समझे? जो संसारिक जीवन छोड़कर तप, ज्ञान और मोक्ष की खोज में निकल जाए, जैसे कि गौतम बुद्ध, जैन में महावीर, ये सब सश्रमण की तरह जीवन व्यतीत किए और इस आंदोलन का शुरुआत हुआ। साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी? तो मगध से आगे मौर्य साम्राज्य बन गया। ठीक है, मौर्य समाज का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। कालक्रम, कालक्रम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या कालक्रम रहा। तो महाजनपद का काल कब से कब है? तो 600 से 300 के बीच में महाजनपद का काल रहा है। इस काल में राज्य निर्माण और दूसरा नगरीयकरण शुरुआत हुआ। तो जब भी कोई पूछे या एक कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि दूसरा नगरीयकरण कब शुरू हुआ, तो महाजनपद काल में दूसरा नगरीय शुरू हो गया। लोग गांव से कहा जाने लगे, शहर की ओर प्रवास करने लगे, पक्की भवन फिर से बनने लगे। मगध का उदय कब हुआ? मगध का उदय 6ठी से 4ठी सदी बीसी के बीच में हुआ था। मगध हर्यक, इसका शासक जो मुख्य मुख्य हुए कौन हुए? हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। इनका यहाँ पर मतलब कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश। नंदवंश संस्थापक कौन था? महापदम नंद। और हर्यक वंश का बिंबिसार शासक था, संस्थापक था। नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो 4ठी सदी बीसी में कौन सा वंश आया? तो मौर्य वंश का उदय हो गया था। महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 16 है। जो कहाँ-कहाँ लिखा गया है कि इसमें महाजनपद 16 है? तो ये अंगुत्तर निकाय में लिखा गया है और भगवती सूत्र में। आर्थिक पहचान क्या बन गया था? तो पंचमार्क सिक्का बहुत बड़ा मतलब आर्थिक पहचान बन गया था, क्योंकि वहां पर एकदम ट्रेड जो था ये एक सिक्का पर होने लगा था, तो ट्रेड भी आसान हो गया था और ये एक आइडेंटिटी बन जाता है आदमी को। जो चीज चलता है हमारे आसपास में उसको लोग पहचानने लग जाता है। राजनीति, राजनीतिक क्लाइमैक्स पर जैसे मगध, मगध का राजनीति सर्वोच्च शक्ति जानबे करते हैं कितना हाई लेवल पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन रहा, लगभग पूरा इंडिया को एक छत्र में लाके जोड़ दिया था। जनपद से महाजनपद, जनपद जैसे कि जन से समझते हैं, वहां पर क्या कि जन मतलब क्या कि छोटे छोटे समूहों में लोग रहते थे, कबीले में लोग रहते थे। ठीक है, इन्हें हम जनजाति या जनपद जन कहा जाता है। जनपद, जनपद मतलब क्या कि आदमी अब वहां पर परमानेंट सेटलमेंट की तरफ मतलब कि लोग बसने भी लगे बसने भी लगे। ठीक है, और जैसे कि वहां पर क्या हो गया, खेती शुरू हो गए, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, गांव भी बनने लगे थे, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन भी बनने लगा था। महाजनपद, महाजनपद मतलब शक्तिशाली राज्य बन गया था। उनके पास में क्या था, मान लो कि बहुत बड़ी सेना थी, कर व्यवस्था, इस टैक्सेशन का व्यवस्था था। देख ही रहे थे कि जब क्या नंद वंश आया तो नंद वंश के समय में कितना हाई लेवल का टैक्स टैक्स मतलब कि कर दिया गया था। अंतिम शासक उसका धनानंद जो काफी ज्यादा उसको टैक्स आरोपित कर दिया था। एकदम मजबूत मजबूत एकदम हाई जो स्ट्रांग राजा था, क्योंकि उसके पास में सब था, आर्मी था, उसके पास में टैक्स व्यवस्था, जिसके पास टैक्स रहेगा वो तो पावरफुल हो ही जाएगा। और मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य देख लीजिए, मगध साम्राज्य का उद्भव का कारण हम लोग बार बार देखे हैं कि आयरन की उपस्थिति इसमें मेन भूमिका निभाएगा। मेन भूमिका उसका क्या निभाएगा? आयरन की स्थिति। और दूसरा है गंगा नदी होना। गंगा नदी नहीं होता तो बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, गंगा नदी का होना, और गंगा नदी के होने से क्या होगा उसका रिजल्ट, यहाँ पर उपजाऊ भूमि था, हाथियों की बहुत बड़ी सेना हुआ करता था। आइए नेक्स्ट समझते हैं इनकी विशेषता क्या क्या रहा। तो अस्थाई सेना हो गया, मान लीजिए कि परमानेंट जो जिसके पास आर्मी रहेगी तो स्वाभाविक बात है वो पावरफुल महसूस करेगा। कर व्यवस्था, कर टैक्स लेगा पब्लिक से, वहां पर रहने वाले लोगों से, सरकार की खजाना तो भरेंगे ही। लोहे लोहे के औजार, तो लोहे के औजार होगा तो क्या होगा, मार पीट युद्ध ये सब होगा। कृषि का उत्पादन ये है इसका रिजल्ट, लोहा होना मतलब कृषि का उत्पादन होना, मजबूत रहेगा इक्विपमेंट तब तो धरती को जोत पाएंगे, कोर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कृषि का उत्पादन बढ़ गया। नगरों का विकास, तो कृषि का उत्पादन होगा तो इसका जो बाय प्रोडक्ट है क्या है, ये है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा तो नगरों की ओर डेवलपमेंट हम लोग चलेंगे, नगर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और धीरे और देखिए व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य इस समय जो महत्वपूर्ण, जैसे कि मान लीजिए कि पहले क्या था, पहले ब्रॉन्ज, कॉपर, टीन, अब क्या आ गया आयरन। तो ये चारों मिल करके जो व्यापार में चार चांद लगा दिया। आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क
क्वाइंट ये चलने लगा ना, तो ट्रेड मतलब कि एकदम हाई लेवल पर डेवलपमेंट करने लगा। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ अभी समझे थे कि जहाँ पर राजा गौंग था, जैसे कि वज्जी हो गया, ठीक है, ये सब वहाँ पर राजा नहीं था, तो एक गणराज्य था, वहाँ पर कुछ व्यक्ति मिल करके शासन करते थे। बौद्ध जैन का उदय, बौद्ध जैन का उदय क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो लैंग्वेज था उस समय जब वैदिक काल चल रहे थे, तो संस्कृत लैंग्वेज और टफ लैंग्वेज था। इसका जो रिचुअल्स था, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसे कहते हैं एकदम पूरा एकदम हार्ड है। तो ये सब चीज़ पब्लिक को थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल महसूस करवा रहा था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। उस बौद्ध धर्म का इसका लैंग्वेज जो पीपल्स का लैंग्वेज थे, उस लैंग्वेज को यूज़ किए थे। जैसे कि पाली, ये पीपल्स का लैंग्वेज था। जैन ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। तो मान लीजिए कि ये सब चीज़ लो मैन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वहाँ के आदमी जहाँ रहता था, वहाँ पर ये इस्तेमाल करते थे। मगध का उदय, मगध के उदय के पीछे इस सब का, जैसे कि ये अस्थायी सेना, कर व्यवस्था, लोहे का औजार, कृषि उत्पादन, नगरों का विकास, व्यापार वाणिज्य, आहत सिक्के, गणराज्य और जैन बौद्ध का उदय, ये सब का जो मतलब कि फैक्टर है, ये सब का जिसे कहते हैं ना, इसको मिला के दो तो मगध साम्राज्य का उदय हुआ। इसमें एक ही चीज का नहीं रहा, ठीक है। और एक मेमोरी लाइन में एक लोग याद कीजिए, एकदम माइंड मैप इसको करिए कि लोहा आया, कृषि बढ़ी, नगर बने, व्यापार बढ़ा, सिक्के चले और राज्य क्या हो गए? शक्तिशाली हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और उसका आधुनिक क्षेत्र क्या-क्या रहा है? तो अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा, जो भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है। मगध का राजगिरी या पाटलिपुत्र, जो दक्षिण बिहार में आता है। काशी, वाराणसी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कौशल का श्रावस्ती, अवध क्षेत्र में। वज्जी का वैशाली, उत्तर बिहार। मल्ल का कुशीनगर या पावापुरी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का भी क्या हो गया था? डेथ हो गया था। और पावापुरी में महावीर स्वामी का डेथ हो गया था। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी का शक्तिमती, बुंदेलखंड। और वत्स का कौशाम्बी, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद पहले कहते थे, अभी प्रयागराज। आइए इसका दूसरा पार्ट में देखते हैं कि कुरु का क्या राजधानी है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली का इलाका। पांचाल अहिक्षेत्र कामपिल्ली, ये क्या है? वेस्टर्न यूपी, जिसे उत्तर प्रदेश। मत्स्य का क्षेत्र कहाँ रहा है? तो विराटनगर कहाँ पे है? राजस्थान में। सूरसेन का मथुरा क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये यूपी में, मथुरा क्षेत्र यूपी में। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? तो पोटली, जिसे पैठन कहते थे। ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में, गोदावरी क्षेत्र में आता था, गोदावरी घाटी क्षेत्र में। अवंती का उज्जैन और माहेश्मती, ये मालवा क्षेत्र। मालवा कहाँ? गुजरात। गांधार तक्षशिला, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को तक्षशिला कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में अभी। कंबोज राजपुर कहाँ है? अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी एरिया में पड़ता है। आइए समझते हैं गणतंत्र और राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र मतलब कि राजा का रूल। गणतंत्र मतलब कि कुछ लोगों के द्वारा, कुलीन व्यक्ति के द्वारा, अच्छे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। जैसे कि एक ही आदमी नहीं रहेगा, बहुत सारे आदमी आकर के शासन करेंगे, जैसे कि इंडिया में अभी जो रिपब्लिक चल रहा है, वैसे लगभग मिलता जुलता पाया जाएगा। राजतंत्र कहाँ पे था? तो मगध में, कौशल में, काशी में, वत्स में और अवंती में। इसमें सेंट्रलाइज था, ठीक है। उसका राजा सबसे बड़ा हेड होता था। वंशानुगति सत्ता का विकास हुआ कि मतलब कि राजा, उसके बेटा, मान लो कि राजा ए है तो उसके बेटा बी हुए, उसका बेटा सी हुए, ठीक है, उसके बेटा डी हुए। तो मतलब कि ये राजा है तो ये बी भी राजा बनेगा, सी भी राजा बनेगा और डी भी राजा बनेगा। ये वंशानुगत सत्ता चल रहा था। अस्थायी सेना और कर व्यवस्था था। स्वाभाविक बात है, राजा को क्या कमी होगा? कुछ भी कमी नहीं होगा। अस्थायी सेना हो गया, उसके पावरफुल हो गए और पैसा हो गया, दोनों एकदम कोई दिक्कत नहीं भाई। वज्जी, मल्ल, शाक्य, लिच्छवी, ये सब क्या होगा? ये सब गणराज्य थे। और सत्ता सभा और कुलीन व्यक्ति के द्वारा वहां पे बताए थे कि शासन क्या होता था। निर्णय सामूहिक परंपरा, एक व्यक्ति कोई खास निर्णय नहीं लेता था। जैसे कि अभी भी देख लीजिए कि कोई एक व्यक्ति हमारे इंडिया में निर्णय तो नहीं लेता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ये सब मिल करके, जैसे कि पीएम उसको हेड करते हैं, चेयर करते हैं, और ये सब जो इनको सलाह देते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गणराज्य में काम होता था।
वैशाली इसका प्रमुख केंद्र था, वैशाली इसका प्रमुख केंद्र था। आइए समझते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश, हर्यक वंश के फाउंडर कौन हुए? तो ये बिंबिसार, बिंबिसार इनका हर्यक वंश का फाउंडर है। इसकी राजधानी राजगृह, राजगृह। विजय अंग को मगध में मिला लिया गया। हर्यक वंश क्या किया? अंग को मगध में मिला लिया गया। समकालीन उसमें कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म तब हुआ था 563 बीसी में। और उसने, और भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, नीति, नीति, वैवाहिक नीति और युद्ध। भाई जो से मतलब कि युद्ध नहीं कर सकते हो, जिससे जीत नहीं सकते हो, उससे क्या करो? विवाह करो और अपने क्षेत्र को बढ़ाओ, अपना प्रभाव बढ़ाओ। ठीक है, दामाद को कोई मारता है क्या? ठीक है, तो इसी कारण से है कि चलो भाई शादी करो, वैवाहिक संबंध बनाओ और आगे बढ़ो। और जो विवाहिक संबंध से नहीं वो करता है, उसको क्या करो? युद्ध से हराओ। क्या करो? उसको युद्ध में, युद्ध करो उसको, युद्ध से लेकिन जीतो। साम दंड भेद सब कुछ अपनाओ, लेकिन जीवन में आगे बढ़ो। चलिए अजातशत्रु और उदयन को देखते हैं। अजातशत्रु बिंबिसार का ये पुत्र था, सन था। वज्जी संघ से लंबा युद्ध हुआ। कैसा युद्ध चला? एकदम लंबा समय तक युद्ध चलते रहा। मगध को अधिक शक्तिशाली बनाया। ठीक है, मगध को अजातशत्रु ने बहुत शक्तिशाली बनाया। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे है? राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। और उदयन के बारे में देखते हैं, तो उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, राजधानी बदल डाली, राजगिरी से कहाँ डाल दिया? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आगे चलकर साम्राज्य का केंद्र बना। किस साम्राज्य का? तो मौर्य साम्राज्य का ये केंद्र बन गया था पाटलिपुत्र, जिसे अभी वर्तमान टेक्स्ट में इसको क्या बोलते हैं? पटना। क्या बोलते हैं? पटना। चलिए आगे देखते हैं शिशुनाग वंश और नंद वंश को। शिशुनाग वंश, नंद वंश। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद कौन शासन किया? तो शिशुनाग वंश ने शासन किया। और अवंती का मगध में विलय हो गया। अवंती, अवंती का विलय किसमें हो गया? मगध में। मगध शक्तिशाली था भाई, तो सभी को तोड़ मरोड़ के अपने में जोड़ लेना है। ठीक है, कालाशोक के समय में क्या हुआ? कालाशोक जो शासक हुआ, ये इसमें द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो वैशाली में, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। और नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। इसका जो उपाधि हुआ था एकदम एग्जाम एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें उपाधि क्या है? तो एकराट और सर्व छत्रांतक, मतलब कि क्षत्रियो को अंत करने वाला। ठीक है, सर्व छत्रांतक, एकराट। अंतिम शासक कौन? धनानंद। अंतिम शासक धनानंद। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था बेचारा को। ठीक है, किसके साथ मिलकर के? तो कौटल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, इनके गुरु भी समझिए, इनका सहयोगी भी समझिए चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके साथ मिल करके और धनानंद को तख्ता से हटा दिया। आइए समझते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन, कृषि, व्यापार और मुद्रा। मुद्रा मतलब करेंसी, करेंसी मतलब समझ ही रहे हैं कि 10 का एक कागज का पैसा, करेंसी। क्षेत्र, मुख्य लक्ष्य और एग्जाम पॉइंट। जैसे कृषि, कृषि का जैसे लोहे औजार का उत्पादन बढ़ गया भाई, जिस कारण से रिजल्ट क्या हुआ? कृषि भी डेवलपमेंट करने लगा। गंगा घाटी क्षेत्र और धान का उपज ज्यादा होने लगा है। नगर और मार्ग विकसित हो गए। जब नगर और मार्ग विकसित होंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रेड भी रुकेगा नहीं, वो दौड़ेगा। और सृष्टि, सृष्टि क्या होता था? एक व्यापारी, व्यापारी होता था। शिल्प, शिल्प, शिल्प कारीगर, कारीगर का एक संघ होता था, इसे हम शिल्प कहते थे। श्रेणी, श्रेणी क्या होता है? समान व्यवसाय करने वाला का संगठन। जैसे एक रंग का व्यवसाय करो, मान लो कि कोई आदमी, कुछ आदमी लेबर का काम कर रहा है, तो उसका संघ मान लो कि कितना है? टेम्पो का संघ होता है, टेम्पो वाला। टेम्पो वाला का भी एक संघ होता है, ऑटो ड्राइवर का एक संघ होता है। तो उसी प्रकार से एक समान कार्य करने वालों को श्रेणी कहा जाता था। मुद्रा क्या था? करेंसी। तो आहत सिक्के, पंच मार्ट कॉइन, पंच मार्ट कॉइन उस समय से चलने लगा था। आर्थिक परिवर्तन ने ही राजनीति शक्ति को अस्थायी आधार दिया। स्वाभाविक बात है, कोई भी चीज में अगर आप अर्थ को निकाल दो तो ये चीज एकदम रसातल में धीरे धीरे पहुंच जाना है। जब तक उसको आर्थिक स्ट्रांग नहीं मिलेगा, वो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा नगरीकरण। पहला नगरीकरण तो सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजन। ठीक है, टाउन प्लानिंग इसका वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास का है, अभी भी था। ठीक है, जो हमारे जो अभी का जो जो इंजीनियरिंग है, अभी का जो टाउन प्लानिंग है, इसको सिंधु सभ्यता से सीख लेनी चाहिए। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि वहां पर कांसा का तांबा प्लस टीन दोनों मिलकर के जो ब्रॉन्ज बनाते थे, इसका ये दोनों की प्रकृति से ज्यादा मजबूत था, तो इसीलिए इसका उपयोग वास्ट लेवल पे हुआ। इसको क्या कहा गया है? कांस्य युगीन सभ्यता। लगभग 2600 से 1900 बीसी के बीच में ये एकदम परिपक्व काल जिसे कहते हैं, एकदम पूरा
जिसे कहते हैं ना मैच्योर काल, इसमें एकदम हाई लेवल पे चल रहा था। तो ये इनका काल लगभग इतना है। दूसरा नगरीकरण, तो महाजनपद काल। महाजनपद काल में भी लोग अब गाँव से कहाँ की ओर, शहर की ओर, सिटी लाइफ जीने के लिए एकदम मन बना लिए थे। गंगा घाटी में नगर का विकास हुआ, लोहे, व्यापार, सिक्कों का प्रभाव और लगभग 620 ईस्वी से चलना शुरू हो गया। आइए समझते हैं सामाजिक जीवन और नए वर्ग। तो वर्ण व्यवस्था कैसा हो रहा? मजबूत। हाँ भाई, वो वर्ण व्यवस्था तो मजबूत हो गया ही, क्योंकि सोनार का पुत्र अब सोनार ही बनेगा। ठीक है? पंडित या फिर कोई और कास्ट या फिर और कोई कार्य नहीं कर सकता। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। हाँ, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। क्षत्रिय वैश्य वर्ग भी उभरा। सबसे सबसे जो मतलब जो पिछला प्रभाव बढ़ गया वो ब्राह्मण का, क्योंकि उस समय जो एक जो व्यवस्था था क्या, संस्कृत पढ़ रहे थे, वहीं एकदम ब्राह्मण लोग सब संस्कृत पढ़े हुए थे, तो उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्वाभाविक बात है, जो पढ़ेगा वहीं आगे बढ़ेगा। पढ़ो मेरे भाई, मन से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई करके ही तुम दुनिया का ईच एंड एवरी क्षेत्र में तुम तहलका मचा सकते हो। ठीक है? इसीलिए एजुकेशन लो, पढ़ो। व्यापारी वर्ग आर्थिक रूप से शक्तिशाली हुआ। व्यापारी वर्ग आर्थिक रूप से शक्तिशाली हुआ होगा ही। अभी देखिए अंबानी और अडानी को, कितना है वो शक्तिशाली हो रहे हैं। उसके पास में भाई पॉलिटिकल पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, उसके पास में आर्थिक सपोर्ट है। तो जो शक्तिशाली होंगे उसके पास सब कुछ मिल जाएगा धीरे-धीरे। शहरी समाज और कारीगर वर्ग का विस्तार हुआ। जैन एवं बौद्ध ने सामाजिक समानता और कर्मकांड विरोधी विचार दिए। भाई वहाँ पे जो रिचुअल्स था वैदिक काल में, ये काफ़ी क्लिष्ट था, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट। मान लो कि ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। मतलब सारा चीज़ एकदम दाल, मट्ठा, मिश्रित, मतलब बहुत ही सेपरेट, मतलब कि आपको करना ही पड़ेगा, करना ही है। लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये लेमैन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। लेमैन का ज़रूरत समझा कि भाई आम जन का क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो ये सब सारे इस धर्म में, बौद्ध धर्म में समावेशन किया गया, जैन धर्म में समावेशन किया गया। इसीलिए जैन धर्म आगे बढ़ा। अभी भी जो आदमी लेमैन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, आम जन का लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, आम भाषा का इस्तेमाल करेगा, तो इंसान आगे बढ़ ही जाएगा। ठीक है? कि आप क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन पब्लिक, जनता, वहाँ के लोकल निवासी को समझ में 100% आना चाहिए, तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। इसी प्रकार बौद्ध एवं जैन के साथ में लोग जुड़े थे। चलिए आगे देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, श्रमण परंपरा। श्रमण के बारे में अभी भी समझे हैं कि भाई घर-गार त्याग करके जंगल की ओर या कहीं वैसे जगह पर चल जाना जहाँ पर श्रमण परंपरा चालू हो गया। तब बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय। तो बौद्ध धर्म का जो प्रवर्तक था, जिसको कहते हैं पहचान दिलाई बौद्ध धर्म का, कौन? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने इसका पहचान दिलाई। गौतम बुद्ध का निर्वाण, इनलाइटनमेंट कब हो गए? वे 35 वर्ष की अवस्था में इनलाइटनमेंट हो गए थे। कहाँ पे? तो गया। कहाँ पे? गया। इसने मध्यम मार्ग का प्रतिपादित किया, कर्मकांड विरोधी थे। जैन धर्म का जो प्रवर्तक था उसको पहचान दिलाया, उसको प्रसिद्धि दिलाया, कौन? महावीर स्वामी। अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा कमाना नहीं है, जरूरत से ज्यादा धन को इकट्ठा नहीं करना है। अगर जरूरत से ज्यादा धन हो जाए तो बांट दो। ठीक है? ये महावीर स्वामी का कहना था। आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, पहचान दिलाने वाले व्यक्ति, मोकलीपुत्र गोसाल। इसका जो मेन जो मतलब कि आधार है, जो नियतिवाद, मतलब कि जो हो रहा है वो भाग्य में लिखा हुआ है, पहले से निश्चित है। ठीक है? इसीलिए एकदम मस्त रहो, बिंदास रहो। तो ये आजीवक संप्रदाय का ये था कि नियति में भरोसा करो भाई, एकदम सब कुछ पूर्व से निश्चित है। श्रवण परंपरा, उदय होने के क्या कारण थे? तो देखते हैं। यज्ञों की जटिलता। श्रवण परंपरा मतलब यही, बौद्ध, जैन, आजीवक, ये श्रवण परंपरा का ही आंदोलन है। तो इसका उदय होने का कारण देखते हैं कि यज्ञों की जटिलता थी। पशु बलि, ब्राह्मण का प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सरल भाषा में व्यापारी और वैश्य, ठीक है, ये सब मतलब सरल भाषा में उपदेश दिए थे ये सब।
ये बौद्ध, जैन और आजीवक, ये सब लेमैन लैंग्वेज, मतलब कि वहाँ पर जो आम जन का भाषा था। समर्थन समर्थन करने वाले व्यापारी और वैश्य वर्ग ने नए धर्मों को सपोर्ट कर दिया। थोड़ा-सा फला-फूला भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाजनपद काल के प्रमुख नगर देखते हैं। महाजनपद काल के प्रमुख स्रोत तो बौद्ध तो ऐसे ग्रंथ क्या है, तो अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और सबसे सबसे जो शक्तिशाली कौन था? मगध। बौद्ध, दीर्घ निकाय और महापरिनिर्वाण सूत्र। दीर्घ निकाय और महापरिनिर्वाण सूत्र, राजनीति और धार्मिक जानकारी। जैन, भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र। भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र इनके ग्रंथ हुए। इसमें गणराज और श्रमण परंपरा, मतलब श्रमण समझ ही रहे हैं कि घर द्वार त्याग करके बाबा बन जाना, मतलब ये ज्ञान की खोज में बाबा बन जाना। ठीक है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण, पुराण और अष्टाध्यायी। वन इसका जो महत्व था, वंश, समाज और भाषा। भाषा में मेनली संस्कृत। ठीक है, अब बताइए कि पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये पाणिनि जी है। अष्टाध्यायी के लेखक देखिए लिखा हुआ है पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। महाजनपद काल के प्रमुख नगर देखते हैं, तो राजगिरी। राजगिरी मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। मगध के बाद की राजधानी पाटलिपुत्र। वज्जी गंगराज की राजधानी वैशाली और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अंग की राजधानी चंपा। अवंती की राजधानी उज्जैनी और गंधार की राजधानी और शिक्षा का केंद्र तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। आइए 3 पावर सेंटर को देखते हैं एकदम, जिसका आधार क्या रहा है? मगध, वज्जी और अवंती। तो मगध की राजनीति कैसी थी? तो ये राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा। और वज्जी मतलब कि जो आदमी राजा है वो आगे भी राजा रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। गणराज्य और राजतंत्र, राजा का बेटा राजा, तो ये अवंती में चल रहा था। उनका राजधानी कहाँ था? तो राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगृह राजधानी होने में बहुत फायदा था, क्योंकि राजगृह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और वज्जी की राजधानी वैशाली और अवंती की उज्जैनी और माहिष्मती। इसका महत्व कैसा था? तो ये सबसे शक्तिशाली थे, मोस्ट पावरफुल महाजनपद था ये, मोस्ट पावरफुल। एक गणतंत्र परंपरा था और पश्चिम भारत की शक्ति। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? ये साम्राज्य बना और ये अजात शत्रु से पराजित हो गए थे वज्जी संघ। और इनका जो अवंती था उसको मगध में विलय कर लिया था। कौन भाई? कौन विलय कर लिया था? तो अजात शत्रु भाई ने इनको मगध में विजय कर लेते हैं। आइए इसका टाइमलाइन देखते हैं। महाजनपद का विकास 600। अंग का विजय कर लिया कौन? बिंबिसार। वज्जी पर विजय अजात शत्रु। पाटलिपुत्र राजधानी उदयन ने बनाया। मगध का विस्तार नंद ने बहुत विस्तार किया। और साम्राज्य का शुरुआत मौर्य ने क्या किया? इसने विस्तार किया, इसने छीन लिया। इसने क्या किया? उसके स्नैच कर लिया, छीन लिया। ठीक है, भगा दिया। किसके साथ मिलकर? तो विष्णुगुप्त, कौटल्य और चाणक्य। ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है भाई साहब। ठीक है, तो इसके साथ मिल करके और नंद को चलो भाई अपना बोरा बिस्तर समेट लो। राज्य निर्माण से साम्राज्य निर्माण का ये टाइमलाइन है। चलिए प्रीलिम्स फैक्ट देखते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत, जैसे देखिए मैप हम बनाते हैं इंडिया का रफली, तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ ये साउथ, तो दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद था कौन है? अस्मक। गणराज्य राजधानी वैशाली है। ठीक है, और प्रारंभिक राजधानी कहाँ? राजगिरी। मगध का जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? राजगिरी। और बाद में पाटलिपुत्र। आहत सिक्के, पंचमार्क क्वाइन, बहुत बड़ी जो ट्रेड में क्वाइन निभाती है अपना रोल। श्रेष्ठी, व्यापारी वर्ग को श्रेष्ठी कहा जाता है। कारीगर संघ को श्रेणी। अभी बताए हैं कि टेम्पू का जो एक संघ था, मान लिए तो उसका जो एक ही प्रकार के काम करते हैं उनको श्रेणी या संघ कहा जाता था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। आइए और फैक्ट्स देखते हैं। अंगुत्तर निकाय में क्या है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। महाजनपद काल कब से प्रारंभ हुआ? तो 6ठी शताब्दी से। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी। मगध की बाद की राजधानी पाटलिपुत्र। अंग की राजधानी कहाँ? अंग की राजधानी चंपा। और काशी की राजधानी कहाँ? तो वाराणसी कहाँ है? यूपी में। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। वज्जी की राजधानी वैशाली। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा। कुशीनगर में कौन चले गए? मतलब कि उनका देहांत हो गया, तो गौतम बुद्ध। और पावापुरी में भगवान महावीर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती।
गंधार की राजधानी तक्षशिला, सूरसेन मथुरा, अस्मक गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, अस्मक और लिच्छवी। अस्मक याद कीजिए कि भाई अभी समझाए हैं कि ये साउथ इंडिया का एक क्या है, अस्मक साउथ इंडिया में पाया गया। और लिच्छवी वज्जी संघ का प्रमुख कुल लिच्छवी। आइए और फैक्ट्स देखते हैं। पहला नगरीकरण सिंधु सभ्यता, दूसरा नगरीकरण महाजनपद काल, प्रारंभिक सिक्के आहत सिक्के, पंचमार्क क्वाइन, व्यापारी संवर्ग श्रेष्ठी, कारीगर संघ श्रेणी, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक। और अंग को जीता, तो बिंबिसार ने अंग को जीत लिया था। आइए और देखते हैं। अजातशत्रु ने किसे हराया, वज्जी संघ को। उदयन राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को जो पटना कहलाता है। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। महापदम नंद, नंद वंश का संस्थापक। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, आनंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य के। ठीक है, मौखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। देखते हैं हाई एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीलिम्स में एकदम आता ही आता है। अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद है, तो 16 महाजनपद। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्माक। और वज्जी की राजधानी वैशाली। पाटलिपुत्र की राजधानी उदयन। उदयन किसने बनाया पाटलिपुत्र को राजधानी, ठीक है, तो ये उदयन जो पटना क्षेत्र है अभी। आहत सिक्के किस काल से जुड़े हुए हैं, तो यह याद रखना है, महाजनपद काल से जुड़े हुए हैं आहत सिक्के। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आया है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरा मोटिवेशन को हाई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।